हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। हमारे एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आज हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एज वेल एज एपीएससी प्रीलिम्स 2026 एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस जो आप इस साल देने वाले हो उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेशन का ये जो डॉक्यूमेंट है ये इंग्लिश और एसएमएस दोनों में अवेलेबल रहेगा, आप उसे कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक चीज ध्यान रखेंगे हम इस डिस्कशन सीरीज में, जैसा बाकी हम सब्जेक्ट के साथ भी कर रहे हैं, कि हमें ना कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देना है, सिर्फ आंसर रटना नहीं। तो कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे, जो भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, आइए समझने पर ध्यान देंगे। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर आते हैं, समझना शुरू करते हैं। चलिए इधर रहा क्वेश्चन, आंसर वाला पार्ट बाद में पढ़ लेना, ये तो कमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट अवेलेबल रहेगा ही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिससे ये एमसीक्यू बना, और यहां पर बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन पे सवाल पूछे जाएंगे। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस में ना तुमने पहले भी पढ़ा होगा, या बुक में उसका डेफिनेशन रटा होगा, पढ़ा होगा, पर कई बार एमसीक्यू बनाने के टाइम में एमसीक्यू हमसे बन नहीं पाता है, या मेंस में जब आंसर लिखने की बारी आती है तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूज आए नहीं, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है, याद रखिएगा, आज के बाद से नहीं भूलोगे। खुद को याद रखो कि जब आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट के फॉर्म में जब पहली बार तुमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो पहली बार जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, जो भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, आसाम, जिस भी सब्जेक्ट से तुमने स्टार्ट किया, क्या पहली बार पूरा समझ में आ गया था? पहली बार जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना तो हमें थोड़ा समझ में आता है, 10%, 20, 30, 40, 50, और फिर उसके बाद जब एक बार हम पढ़ाई कर लेते हैं, अपना बेस डेवलप कर लेते हैं, फिर जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं रिवीजन के टाइम में, या क्रैश कोर्स के टाइम में, या खुद से सेल्फ स्टडी के टाइम में, तो अगर बेस प्रिपेयर है ना तो उसके ऊपर सफलता की ऊंची इमारत बन जाती है। ये हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। बस यही प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन था कि जब पहली बार आप एज ए फ्रेशर सिविल सर्विस एस्पिरेंट के रूप में आए, वो था प्राइमरी सक्सेशन। और उसके बाद जब आपने पहले कुछ थोड़ा पढ़ लिया, अपना बेस डेवलप कर लिया, उसके बाद जब आप फिर रिवीजन करने बैठे, ये होगा सेकेंडरी सक्सेशन। अब बनाओ क्वेश्चन, देखो कैसा नहीं बनेगा। प्राइमरी सक्सेशन जनरली बिगिंस इन एन एरिया वेयर सॉइल इज एब्सेंट। तो जब तुम पहली बार पढ़ाई करने बैठे थे तो आपके पास बेस एब्सेंट था, उसको प्राइमरी सक्सेशन बोला। यहां पर भी इकोलॉजिकल या किसी भी टाइप के वेजिटेशन का ग्रोथ होगा, सॉइल एब्सेंट है, हम इसको प्राइमरी सक्सेशन बुलाएंगे। मतलब ये बैरन रॉक के ऊपर होगा, ये जो लावा निकलता है वोल्केनो से, वहां पर सक्सेशन होगा, वहां पर ग्रोथ होगा वेजिटेशन का, प्राइमरी सक्सेशन हो गया। सेकेंडरी सक्सेशन क्या? यूजुअली फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज सॉइल एंड सम बायोलॉजिकल लेगेसी में ऑलरेडी भी प्रेजेंट। अब जब तुम एक बार पढ़ाई कर लेते हो क्लास में, दोबारा जब पढ़ने बैठते हो तो थोड़ा फास्ट रिवीजन होता है ना, फास्ट अंडरस्टैंडिंग होती है ना, समझ में आता है ना फास्ट, वही सेकेंडरी सक्सेशन है। प्राइमरी के कंपेरिजन में फास्टर है, जहां पे सॉइल पहले से थोड़ा प्रेजेंट था, पहले से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट प्रेजेंट था, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। आज इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स हमारे देखेंगे, दोनों टाइप के होंगे, एक प्राइमरी सक्सेशन वाले पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, एक सेकेंडरी सक्सेशन वाले जिन्होंने पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। समझ में दोनों को आएगा, सेकेंडरी वालों को थोड़ा फास्टर आएगा, वही प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है ना अब? राइट, चलिए। थर्ड, इन जेरार्क सक्सेशन द प्रोसेस बिगिंस इन अ ड्राई हैबिटेट। सबसे पहले ना इस जेरार्क वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, जिसका मतलब ही होता है ड्राई हैबिटेट। ये देखो ड्राई हैबिटेट है ना, जहां पे वाटर एब्सेंट है या कम है, एंड में ग्रेजुअली लीड टुवर्ड्स मेजिक कंडीशंस, जहां पे ना मॉइस्चर्स का प्रेजेंस होता है। तो सपोज किसी रेत के टीले पर सैंडी सरफेस है या रॉक है, जहां पर पहले ना ड्राइनेस था, वाटर नहीं था, किसी तरह वहां पर एक वेजिटेशन का ग्रोथ हुआ, ग्रास का ग्रोथ हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे वहां पर ना अब सॉइल का डेवलपमेंट हो गया और मॉइस्चर भी प्रेजेंट हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैजिक कंडीशन या मॉइस्चर लविंग कंडीशंस, मॉइस्चर लविंग कम्युनिटीज वहां पर ग्रो होंगी। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट। फोर्थ, द क्लाइमेक्स कम्युनिटी ऑलवेज रिमेन परमानेंटली अनचेंज्ड अंडर ऑल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ना भैया ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा अनचेंज्ड रहेगी। वैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम किस कम्युनिटी को बोलते हैं? जो सबसे लास्ट में डेवलप होती है, पिक्चर का क्लाइमेक्स एंड में आता है, और जो कम्युनिटी सबसे पहले डेवलप होती है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। तो पायनियर कम्युनिटी सबसे शुरू में डेवलप होने वाली, मतलब ग्रासेस हो गए, और पायनियर कम्युनिटी के बाद फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन? जो लास्ट में डेवलप होगी, लार्ज ट्री हो गया। तो क्या क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा अनचेंज्ड रहता है? नहीं, अनचेंज्ड रहता है। इवन इसमें भी वेराइटी पॉसिबल है, इसको भी क्लाइमेट चेंज का और नेचुरल डिजास्टर का इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ इज रॉन्ग, 1, 2 एंड 3 वर करेक्ट। हो गया दूसरा, ये रहा एसएमएस ट्रांसलेशन उसका। दूसरा क्वेश्चन,
विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड, बहुत बढ़िया। एक पिरामिड तुमने पिक्चरों में देखा होगा या घूमने गए होगे वहां देखा होगा, हम यहाँ इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ एनर्जी ना नेचुरल इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होती है। ये देखो, इसको अपराइट पिरामिड बोलेंगे। ये हमारा इन्वर्टेड पिरामिड हो जाएगा। तो अपराइट पिरामिड कहने का मतलब कि यहां पर ना एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पर है, अगर हम एनर्जी पिरामिड की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो स्लाइस है, ये सबसे बड़ा है ना, तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी कहां पर हो गई, यहां पर। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये स्लाइस कम होते जा रहा है, तो हमारा एनर्जी जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन नेचुरल इकोसिस्टम। बात भी सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एनर्जी रहती है ना वो यहीं पर प्रोड्यूसर वाला जो पार्ट होता है, प्लांट वाला जो पार्ट होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहीं रहती है। इसलिए जितना ज्यादा आप वेजिटेबल्स को, बाकी चीजों को जितना कंज्यूम करोगे ना, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी एज कंपेयर टू एनिमल फैट्स के कंपैरिजन में। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं एनर्जी का ट्रांसफर ना कम होते जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, पिरामिड ऑफ बायोमास में बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है। पहला तो करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, ऐसे देखिए, इन्वर्टेड कैसे होगा, इन्वर्टेड ऐसा होगा ना, ऐसा बनाते हैं, तो क्यों इन्वर्टेड होता है, बायोमास बोल रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। क्योंकि मान लो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गए हमारे क्या, यहां पर हो गए हमारे प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, फिशेस, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, यहाँ फिशेस, स्मॉल फिशेस, क्रैब्स, ये सारी कम्युनिटी हो गई। तो जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनका जो वेट होता है ना, जो ड्राई वेट होता है वो बड़ा कम होता है एज कंपेयर टू जू प्लैंक्टन्स। उनके नंबर ज्यादा होंगे, वेट ज्यादा हो सकते हैं। फिर एज कंपेयर टू फिशेस, देन एज कंपेयर टू लार्ज फिशेस। दैट्स व्हाई ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, इट कैन बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये उल्टा हो सकता है, बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। इवन इनके नंबर ज्यादा हो जाए, लेकिन बायोमास का जब हम एग्जांपल लेंगे ना, जब हम ड्राई वेट को कंपेयर करेंगे तो जो लार्ज फिश है उसका ड्राई वेट ज्यादा हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। थर्ड, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। मतलब ये कहना ऐसा चाह रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स हमेशा ऐसे होगा। नंबर पिरामिड कहने का मतलब सबसे नीचे हम किसको रखेंगे, प्रोड्यूसर्स को, प्लांट्स को। तो क्या प्लांट का नंबर हमेशा मैक्सिमम रहेगा और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे नंबर डिक्रीज करते जाएंगे? जरूरी नहीं है ना, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट कैन बी लार्जर। इवन एक ट्री जो होगा, अगर मान लो हम एक छोटे से इकोसिस्टम की बात कर लें और उस इकोसिस्टम में सिर्फ हम एक ट्री की बात करेंगे, तो ट्री तो एक हो गया, बट उसके ऊपर जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो नंबर में ज्यादा हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा अपराइट ही रहे, ये इवन इन्वर्टेड भी हो सकता है कि नंबर कम हो गया और बाकी के जो नंबर है वो ऊपर ज्यादा हो रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इज नॉट ऑलवेज अपराइट। फोर्थ क्या, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इज जनरली इनएफिशिएंट। यस, जनरली इनएफिशिएंट होता है। क्यों जनरली इनएफिशिएंट होता है? बिकॉज 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड while the 90% is lost। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर ना इनएफिशिएंट। इसलिए मैंने अभी कहा था जब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे कि जितना आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, वेजिटेशन कंज्यूम करोगे, उतना हेल्दी डाइट मिलेगा। क्योंकि ऊपर जैसे जैसे एनर्जी जाता है ना, मुश्किल से 10% पहुंच पाता है, ऑलमोस्ट 90% तो लॉस हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेस्पिरेशन, इन सारी चीजों में। सो दिस इज करेक्ट, इनएफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, इनएफिशिएंट ही बोला जाएगा ना। 10% ट्रांसफर हो रहा है, बाकी परसेंट रह जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज हम उस स्पीसीज को बोलेंगे जिसका एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। अगर ये स्पीसीज नहीं रहे तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। घर में जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो की स्टोन के जैसे होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस जरूरी होता है। वही यहाँ पर की स्टोन स्पीसीज होगा। एक बिल्डिंग जिसमें एक स्टोन इंपॉर्टेंट है, सपोज वो एक पिलर हो जाएगा, एक लेंटन हो जाएगा, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो घर एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे की स्टोन स्पीसीज। पहला स्टेटमेंट, अ की स्टोन स्पीसीज
has a disproportionately large effect on ecosystem structure relative to its abundance। एकदम करेक्ट बात है कि कीस्टोन स्पीसीज का ना जो इंपैक्ट होता है इकोसिस्टम पर वो काफी लार्ज होता है, इवन एज कंपेयर टू इट्स एबंडेंस। वो कितना एबंडेंट है नहीं है, बट उसका इंपैक्ट काफी लार्ज होता है। घर में जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पैसा कमा कर ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, घर में खाना बना रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट उनका एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी होता है। दैट्स व्हाई दे आर कीस्टोन। वही यहां पर कह रहा है। सेकंड, रिमूवल ऑफ अ कीस्टोन स्पीसीज मे नॉट ट्रिगर ट्रॉफिक कैस्केड्स। एक्चुअली जब हम कीस्टोन स्पीसीज को रिमूव कर देंगे ना तो मे नॉट नहीं, एक्चुअली इट मे ट्रिगर ट्रॉफिक कैस्केड। इसके वजह से ना काफी ट्रॉपिकल लेवल पर उथल पुथल मच जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कीस्टोन स्पीसीज हमने ले लिया एलिफेंट, हमने कीस्टोन स्पीसीज ले लिया टाइगर, याद रखो कीस्टोन स्पीसीज हमने ले लिया हनी बी। अगर हम इनको ही डिस्ट्रॉय कर दें तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। यहां मे नॉट लिखा था, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड, all top predators are necessarily keystone species in every ecosystem। again it is not necessary कि सिर्फ टॉप प्रेडेटर्स जो होंगे वो keystone species होंगे किसी इकोसिस्टम में, जरूरी नहीं है। इवन जो एक बी होता है, राइट, कई बार कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो भी keystone species के रूप में एक्ट करते हैं। थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, keystone species may include predators, herbivores, pollinators और ecosystem engineers। एकदम करेक्ट है भाई कि सिर्फ और सिर्फ प्रेडेटर्स नहीं, उसके अलावा पॉलिनेटर्स, हर्बीवोरस ये भी कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। डिपेंड करेगा कि किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। अब हम एक गार्डन की बात कर रहे हैं जहां पर फ्लावर्स उगे हैं, तो वहां पर टाइगर को बुलाकर कीस्टोन बनाने का क्या ही मतलब है, वो तो कीस्टोन नहीं हुआ। वहां पे जो बटरफ्लाईज हैं, जो बीज हैं, बाकी इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो कीस्टोन स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा फोर्थ रॉन्ग है। 2 and 3 सॉरी, फोर्थ हमारा करेक्ट है, 2 and 3 रॉन्ग था। हमें ढूंढना क्या है, नॉट करेक्ट। इसलिए हम आंसर क्या चूज करेंगे, हम आंसर चूज करेंगे कौन कौन से नॉट करेक्ट थे भाई, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 नहीं। इसको क्या बना दो, 2 and 3 ओनली, बी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया, इसको ऐसा चेंज कर लीजिए, बी, 2 and 3 ओनली। ठीक ना, 2 and 3 हमारे रॉन्ग थे, 2 रॉन्ग था, 3 रॉन्ग था, हमने क्या चूज किया, 2 and 3। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विथ रेफरेंस टू वेटलैंड्स, वेटलैंड्स की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेटलैंड्स एक्ट एज अ नेचुरल स्पॉन्जेज। अब सबसे पहले वेटलैंड समझना है, आप कुछ नहीं, आप एक काम करो, आप अपने घर के पास किसी बिल को देखो, आप दीपोर बिल को देख लो, रमसार साइट भी है। आप अपने घर के आसपास किसी पॉन्ड को देख लो, राइट, वो भी बिल का काम करेगा, वो भी वेटलैंड्स का काम करेगा। आप अपने घर के आसपास किसी मार्शलैंड को देख लो, वो भी वेटलैंड का काम करेगा। ये हो गया वेटलैंड। वेटलैंड्स एक्ट एज ए नेचुरल स्पॉन्जेस बाय स्टोरिंग एंड स्लोली रिलीजिंग वाटर। एकदम करेक्ट बात है, चाहे वो बिल हो या पॉन्ड हो या राइस पैडी फील्ड हो या मार्शलैंड हो, वो एक्चुअली ना वाटर स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करके रखने का काम करते हैं और धीरे 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 फिर रिलीज करते हैं। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो जाता है। करेक्ट। वेटलैंड्स कैन हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड फ्लड मॉडरेशन। अभी मैंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज समझाया कि सपोज ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में पानी है, धीरे धीरे अगर उससे पानी निकलेगा तो वो नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंचेगा, और एक्सेस वाटर जब आ गया तो स्पॉन्ज उसको भी सोख कर रखेगा, तो फ्लड मॉडरेशन भी हो गया। सेकंड भी करेक्ट हुआ कि नहीं। रमसार कन्वेंशन डील्स विथ कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। बिल्कुल, ये रमसार कन्वेंशन है। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, रमसार कन्वेंशन या वेटलैंड्स टाइप करोगे, आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा जो मैंने करवाया था रमसार कन्वेंशन पे। गो थ्रू दैट वीडियो। रमसार कन्वेंशन वेटलैंड कंजर्वेशन से ही रिलेटेड है और इंडिया में टाइम टू टाइम नए नए रमसार साइट्स इंक्लूड होते रहते हैं। आज क्या डेट है, आज है 5 मई ना। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 5 मई 2026 को इंडिया में टोटल कितने रमसार साइट हैं, टोटल कितने रमसार साइट, ये कमेंट सेक्शन में बताओगे तुम मुझे। वीडियो भी स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर है। फोर्थ, ऑल रमसार साइट्स आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे रमसार साइट को हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें। दीपोर बिल है, हम उसको नेशनल पार्क क्यों डिक्लेयर कर देंगे भैया, जरूरी है क्या? नहीं है, हर रमसार साइट नेशनल पार्क हो ऐसा जरूरी नहीं है। करेक्ट ढूंढना था 1, 2 and 3 ओनली, है ना। इनकरेक्ट करेक्ट पे ध्यान देना है, क्या ढूंढना है, यही था आंसर, 1, 2 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 5, मैंग्रोव से रिलेटेड। मैंग्रोव
मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरी ट्री वाले, और जहां है सुंदरी ट्री उस मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम क्या बोलेंगे, सुंदर वन। ठीक ना। पहला, मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कम्युनिटीज, फूड फाउंड मेनली इन द इंटरटाइडल जोन। बिल्कुल इंटरटाइडल जोन में मिलते हैं, जो सॉल्ट टॉलरेंट भी होते हैं। मैंग्रोव का ना ये जो सॉल्ट टॉलरेंट नेचर है गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यू टू दिस नेचर दे कैन सर्वाइव द सॉल्टी वाटर। जो टाइडल जोन होता है जहां पे सी का सॉल्टी वाटर आता है, वहां पे मैंग्रोव प्लांट ही सर्वाइव कर सकते हैं। वहां पे हमारा ये जो आम का प्लांट है ना, लंगड़ा आम का प्लांट, वो नहीं सर्वाइव करेगा। उसको क्लीन फ्रेश वाटर चाहिए, स्वीट वाटर चाहिए, मतलब जो रिवर्स में पॉन्ड में मिलता है। मैंग्रोव में ये कैपेसिटी होती है कि वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। करेक्ट। न्यूमेटोफोरस हेल्प सम मैंग्रोव्स इन गैसियस एक्सचेंज अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशंस। ये भी करेक्ट बात है कि जो न्यूमेटोफोरस होते हैं, न्यूमेटोफोरस क्या है? न्यूमेटोफोरस देखो मैंने यहां समझा, ये ब्रीथिंग रूट्स और एरियल रूट्स। न्यूमेटोफोरस किसको बोलेंगे? ब्रीथिंग रूट और एरियल रूट को। वो क्या करते हैं ना, इन मैंग्रोव ट्रू को पढ़िए, इस पार्ट को पढ़ो एक बार। न्यूमेटोफोरस, ब्रीथिंग रूट या एरियल रूट, दे आर स्पेशलाइज्ड नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट एक्सटेंशन दैट ग्रो अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल वाटर टू इनेबल गैस एक्सचेंज इन वाटर लॉक्ड एनएरोबिक मैंग्रोव सॉइल्स। अब सिंस वहां पे वाटर लॉक्ड रहता है, उस केस में गैस एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए न्यूमेटोफोरस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ऐसे ऊपर अपवर्ड डायरेक्शंस में ना रूट एक्सटेंशन करते हैं, पानी के ऊपर, सरफेस के थोड़ा ऊपर, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज अगर न्यूमेटोफोरस रूट्स वहां डेवलप नहीं हो पाते तो मैंग्रोव ट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई न्यूमेटोफोरस, जिनको हम ब्रीथिंग रूट्स या एरियल रूट्स बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। थर्ड, मैंग्रोव्स रिड्यूस कोस्टल इरोजन एंड एक्ट एज बायोशील्ड्स अगेंस्ट साइक्लोन एंड स्टॉर्म सर्जेस। बिल्कुल, जब सुनामी ने हिट किया था इंडियन ओशन कोस्ट को, तब भी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट थे उसने काफी हद तक बचाया था कोस्टल एरियाज में। दैट्स व्हाई मैंग्रोव का प्रेजेंट होना जरूरी है। साथ ही साथ ये फिशिंग में भी हेल्प करते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है फिशेस की, है ना, तो उसके लिए भी जरूरी है। और भी कई इसके इंपॉर्टेंस। मैंग्रोव्स ग्रो ओनली इन फ्रेश वाटर। एक्चुअली ना फ्रेश वाटर मैंग्रोव्स नहीं, मैंग्रोव्स को सॉल्ट वाटर चाहिए, टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट। सो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग। हाउ मेनी पूछ रहा था, करेक्ट है। हम क्या चूज करेंगे? ओनली 3 या एनी 3। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताओगे। थोड़ा सा जल पी ले हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है यहां पर एक टेबल है और टेबल का मैच करवाना है हमको सेकंड पार्ट से। इकोटोन, पहला क्या? इकोटोन। ठीक है जी। क्या बोल रहा है इकोटोन के बारे में? ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम। एकदम सही बात है। हम क्या करते हैं, डेजर्ट और फॉरेस्ट, ये दो इकोसिस्टम हो गया। इसका जो ट्रांजिशन जोन है ना, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर क्या होगा, एक नए इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होगा, हम जिसको क्या बोलेंगे, ग्रासलैंड। इसी को हम इकोटोन बुलाते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला मैच करेक्ट है। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट यूजुअली हमको ना इस बाउंड्री पर मिलता है, यूजुअली इस बाउंड्री वाले रीजन पे देखने मिलता है। हायर डाइवर्सिटी समटाइम्स फाउंड एट द इकोसिस्टम बाउंड्री। डेजर्ट फॉरेस्ट का ये जो बाउंड्री है जहां पर ये मिल रहे हैं, जहां हमको इकोटोन डेवलप हुआ, वहां जो इंपैक्ट हमें देखने मिलता है, डाइवर्सिटी ज्यादा रहती है, वो क्या कहलाता है? एज इफेक्ट। करेक्ट है, एज इफेक्ट। निशे या नीस, फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। एकदम करेक्ट बात है। एक फंक्शनल रोल जो कि कोई स्पीसीज प्ले करता है अपने इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल निशे। दिस इज फंक्शनल रोल, याद रखिएगा, ये फंक्शनल रोल है एक स्पीसीज का। तो एड्रेस 4 स्पीसीज का एक घर में सेम हो सकता है। जैसे आपका घर है, सपोज आपके घर में 4 मेंबर है, अब मेरे घर में 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर का अलग अलग 4 मेंबर जो है उनका एड्रेस सेम है, लेकिन चारों मेंबर का वर्क फंक्शनल रोल अलग है। तो आपके घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, जितने मेंबर हैं, एड्रेस सबका सेम होगा, बट फंक्शनल रोल अलग होता है। उसी फंक्शनल रोल को हम क्या बोलते हैं? निशे, इकोलॉजिकल निशे। करेक्ट। फोर्थ, इकोटाइप, अ स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनदर कॉन्टिनेंट ओनली। गलत। इकोटाइप अनदर कॉन्टिनेंट का होना जरूरी नहीं है। इकोटाइप कहने का मतलब जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन विद इन अ स्पीसीज, राइट। इसके लिए दूसरे कॉन्टिनेंट का हो, ये होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी।
बस क्या होना चाहिए कि जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होता है एक ही स्पीसीज के अंदर, एक ही स्पीसीज ग्रुप के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटाइप। तो फोर्थ हमारा जो मैच है दैट बिकम्स रॉन्ग। 3 मैच करेक्ट हुए थे, ओनली 3 आर करेक्ट। करेक्ट ही पूछ रहा था कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट, जहां भी डाउट हो पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। विथ रेफरेंस टू बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पे नाइट्रोजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल्स या कार्बन साइकिल पे क्वेश्चन बनेंगे। पहला स्टेटमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स यूजेबल बाय प्लांट्स। एकदम सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना, ये हमारे बायोजियोकेमिकल का एक पार्ट है। कैसा? गैसियस साइकिल। और जब हम फॉस्फोरस की बात करेंगे ना, तो ये हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल होगा, लेकिन कैसा? मोस्टली सेडिमेंट्री नेचर का, ये याद रखेंगे। नाइट्रोजन और कार्बन जो है वो गैसियस नेचर का है, फॉस्फोरस का है वो किस नेचर का है? सेडिमेंट्री नेचर का। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स यूजेबल बाय प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स अपने लीव्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू वो रूट से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। करेक्ट है। फॉस्फोरस साइकिल हैज अ सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक गैसियस फेज लाइक द नाइट्रोजन साइकिल। अभी मैंने समझाया कि फॉस्फोरस साइकिल में सेडिमेंटरी फेज इंपॉर्टेंट होता है, गैसियस फेज नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। Carbon is exchanged among atmosphere, oceans, biosphere and lithosphere. This is very easy to understand. वैसे कार्बन का कंपोनेंट लिथोस्फीयर में भी रहता है, सॉइल में भी रहता है, बट मेनली कार्बन साइकिल जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल में अगर हम क्लासिफाई करें तो कार्बन साइकिल मेनली कैसा साइकिल होगा? गैसियस साइकिल होगा। कार्बन इज एक्सचेंज्ड अमंग एटमॉस्फेयर, ओशंस, बायोस्फीयर एंड ऑल्सो लिथोस्फीयर, बट मेनली गैसियस साइकिल है, इसको याद रखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रन ऑफ कैन कॉज यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज। बिल्कुल, जब एक्सेस नाइट्रोजन अगर फील्ड में यूज किया जाता है यूरिया के फॉर्म में या एनपीके फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो वो ना बारिश के पानी के साथ धुलकर या इरिगेशन के पानी के साथ धुलकर पास वाले वाटर बॉडी, पॉन्ड में, नदी में जाकर उसको पॉल्यूट कर देता है। वहां पे यूट्रोफिकेशन स्टार्ट होता है, वहां पे वेजिटेशन काफी फास्टली ग्रो करेगा, पूरे वाटर बॉडी को ढक देगा। वो एक होता है ना वाटर हैसिंथ, क्या क्या नाम से बुलाते हैं वाटर हैसिंथ को? हम लोग अपने घर में बचपन में वाटर हैसिंथ को घेगुआ बुलाते थे, तो इन नामों से बुलाया जाता है, यूट्रोफिकेशन की वजह से होता है। करेक्ट है, करेक्ट ही ढूंढना था, तो 2 वाज रॉन्ग, 1, 3 and 4 ओनली। मुझे आंसर 1, 3 and 4 ओनली हमारा निकल गया। कम टू नंबर 8, नॉट करेक्ट ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज मतलब जो बाहर से आया हो, इन्वेसिव नेचर का हो, मतलब जो लोकल एनवायरमेंट को, उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा हो। दे में आउट कम्पीट नेटिव स्पीसीज फॉर रिसोर्सेज। एकदम सही बात है कि ये बाहर से आने वाले स्पीसीज नेटिव स्पीसीज के साथ रिसोर्सेज को लेकर फाइट करेंगे। बेचारा नेटिव स्पीसीज का रिसोर्स यूज कर लेंगे, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज वहां स्टेब्लिश हो जाएगा। करेक्ट। दे कैन ऑल्टर फायर रेजिम्स, न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड हाइड्रोलॉजी। बिल्कुल, इन्वेसिव स्पीसीज कई बार फॉरेस्ट इकोसिस्टम में या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, बहुत जल्दी जल भी जाते हैं, फायर इंटॉलरेंट होते हैं, जिसके वजह से आग लगती है, पूरा का पूरा ग्रासलैंड खत्म हो जाता है। वहां पर सपोज वो ग्रासलैंड पहले वहां पर पास्चरिज्म के लिए उसको यूज किया जाता था, चरवाहे आते थे अपने भेड़ बकरी गाय को लेकर। इन्वेसिव स्पीसीज को भेड़ बकरी भी नहीं खा सकती है क्योंकि कई बार पॉइजनस भी होते हैं। नॉट ऑल द इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आर पॉइजनस, बट मोस्ट ऑफ देम or many of them. Third, they always increase native biodiversity because they add new species to the ecosystem. Actually ये new species को add नहीं करते हैं, they actually harm the existing ecosystem, so they do not increase biodiversity. ये native biodiversity को increase नहीं करते guys. Third wrong. Island ecosystem are often highly vulnerable to invasive species. बिल्कुल, जो island ecosystem होता है ना, वो invasive species के लिए काफी vulnerable होता है। वल्नरेबल अलग अलग चीजों से होता है। आइलैंड स्पीसीज में इन्वेसिव स्पीसीज का इंट्रोडक्शन इजी हो जाता है, वहां पर उनका ग्रोथ पॉसिबल होता है, काफी तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। ह्यूमन डिस्टर्बेंस कम होता है तो और ज्यादा तेजी से ग्रोथ होता है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का। फोर्थ इज करेक्ट। हाउ मेनी आर नॉट करेक्ट पूछ रहा था, हम चूज करेंगे ओनली 1। हाउ मेनी आर करेक्ट पूछता, हम चूज करते हैं ओनली 3, है ना। तो ये नॉट करेक्ट, करेक्ट पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9, with reference to protected areas in India, consider the following statement. National parks generally have stricter protection than wildlife sanctuary.
एकदम सही बात है। ऐसे याद रखिएगा कि अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को कंपेयर करें तो वैसे दोनों में प्रोटेक्शन लेवल तो ठीक ठाक इंश्योर रहता है, बट जितना हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क की तरफ बढ़ेंगे ना तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस, ह्यूमन रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा इंक्रीज होते चले जाएंगे। नेशनल पार्क में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ को दिया जाता है एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक, करेक्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज में बी परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इफ दे आर कंपेटेबल विद कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ किया जाता है अगर वो कंजर्वेशन के साथ साथ कॉम्पेटेबल है, मतलब कंजर्वेशन भी साथ में चल सके। नो डाउट स्टेटमेंट करेक्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जो होता है वो एनिमल्स के बेडरूम की तरह होता है। तो आप किसी के घर में जाते हो तो वो तुरंत आपको अपने बेडरूम में नहीं ले आता ना कि चलो हम बेडरूम में बैठेंगे वहां चाय पिएंगे। जब आप किसी के घर में जाते हैं गेस्ट बनकर तो आप उनके ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया ना, बायोस्फीयर रिजर्व में कोर हो गया जानवरों का बेडरूम, और बफर रीजन जो हो गया वो उनके किचन रूम के बराबर या ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम के बीच वाला स्पेस, और ट्रांजिशन जोन हो गया ड्राइंग रूम। तो जब आप गेस्ट बन के जाते हो किसी के यहाँ तो आपको बिठाया जाता है ड्राइंग रूम में। तो जब आप जा रहे हो बायोस्फीयर रिजर्व में तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो ट्रांजिशन जोन है ना वो जानवरों का है ड्राइंग रूम, आपको ड्राइंग रूम में जगह मिलेगी। और कोर जो हो गया वो उनका बेडरूम हो गया, वहां जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो शेर खा जाएगा। करेक्ट। 4. कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व्स वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट्स टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल अलग अलग अमेंडमेंट करके कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। करेक्ट है। 4th, ऑल 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट है, सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थे, 1, 2, 3 एंड 4। कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज कैन शिफ्ट स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेज। बिल्कुल सही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो चेंज हो सकता है, वो इसको शिफ्ट कर सकता है क्लाइमेट चेंज। ये ह्यूमन के साथ भी होता है, दैट यू कैन ऑब्जर्व। क्लाइमेट चेंज की वजह से कई ऐसे रीजन है, हिली रीजन हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश काफी तेज हुई, लैंडस्लाइड हुआ और अब वहां पे सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, लोगों को वहां से उतरकर फील्ड रीजन में आना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से फ्लड आता है और वो भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, बहुत सारे रीजन से। करेक्ट है। Coral bleaching is linked with thermal stress in ocean waters only due to increased temperature. देखो क्या है, कोरल ब्लीचिंग इज लिंक्ड विथ थर्मल स्ट्रेस। करेक्ट है, पर ये जो थर्मल स्ट्रेस है ना सिर्फ इंक्रीज्ड वाटर टेम्परेचर की वजह से नहीं, ये जो थर्मल स्ट्रेस है इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर एज वेल एज शार्प डिक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, दोनों की वजह से पॉसिबल होता है। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, नॉट जस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, इट कैन बी पॉसिबल एज वेल एज ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये ओनली वर्ड की वजह से गलत हो गया। सेकंड, फेनोलॉजिकल चेंजेस में डिस्टर्ब प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप्स। बिल्कुल, फेनोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, फेनोलॉजिकल चेंजेस देखो क्या है, फेनोलॉजिकल चेंजेस इट मींस शिफ्ट इन द टाइमिंग ऑफ नेचुरल इवेंट्स सच एज फ्लावरिंग, माइग्रेशन, ब्रीडिंग। तो जब ये सारे प्रोसेस चेंज हो जाते हैं ना उससे प्लांट और पॉलिनेटर जो होता है, प्लांट हो गया और पॉलिनेटर्स के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन डिस्टर्ब होगा, और जब रिलेशन डिस्टर्ब होगा तो पूरी बायोडायवर्सिटी अफेक्ट होती है। 4th, हाई एल्टीट्यूड एंड पोलर इकोसिस्टम आर नॉट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज ड्यू टू लो ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहती है पर वो अफेक्ट नहीं होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। कैसे? अभी मैंने तुम्हें बताया कि लैंडस्लाइड हो सकता है स्नो के वजह से, है ना, वहां पे एवलांच आ सकता है, वहां पर फ्लड आ सकता है, तो देयर आर मेनी सच रीजन। 4th इज रॉन्ग। हाउ मेनी आर नॉट करेक्ट? वैसे यहाँ पे 2 करेक्ट थे, 2 नॉट करेक्ट थे, आंसर क्या होगा? ओनली 2। करेक्ट भी पूछता तो भी 2, नॉट करेक्ट भी पूछ रहा है तो भी 2, ओनली 2 होता है दोनों केस में। तो ये था हमारा आज का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज। ठीक है, आप इसके सारे एमसीक्यू को एक बार डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट को पढ़ के देख लेना, जहां कहीं कुछ डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल हम लोग अपने एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज के नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। एक और बात, हाँ, अभी अप्रैल से हमने ये एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट किया है, तो जो वीडियोस थे एमसीक्यूज के अप्रैल के एमसीक्यू डिस्कशन वाले, उसका कंपाइलेशन भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, रिवीजन आपका बढ़िया हो जाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।